बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 7 अगस्त है, दिन है एतवार का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि आज का दिन निकाल के साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान के पास 27 दिनों का वक्त बाकी रह गया है। 26 रोज़ में क्या होने वाला है और 27वें रोज़ क्या डेवलपमेंट हो सकती है, ये तफ़सीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज की इस बड़ी ख़बर की डिटेल बताने से पहले आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, बुज़ुर्गों से ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो नाज़रीन आज की पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जो 27 रोज़ की एक डेडलाइन है, एक अल्टीमेटम है, इन 27 रोज़ में ऐसा क्या हो सकता है जो PTI के लिए मसाइल पैदा कर सकता है, जो चेयरमैन PTI इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन ये सारी डिटेल बताने से पहले मैं 3 चीज़ें आप नाज़रीन के सामने पहले ही वाज़ेह करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि ममनुआ फ़ंडिंग केस में जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है, उस फ़ैसले की रोशनी में PTI की डेज़ोलेशन के लिए डिक्लेरेशन जारी करके सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाएगा। आप नाज़रीन को मालूम है कि इस सिलसिले में FIA ने बाकायदा तौर पर अपनी तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है। PTI इस्लामाबाद का जो सेक्रेटेरिएट है, उसके जो 3 मुलाजिम हैं, उनके बयानात भी FIA ने रिकॉर्ड कर लिए हैं और जो FIA की जानिब से नोटिस भेजे गए, उन नोटिस का जो मामला है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। इसी तरीके से FIA पेशावर रीजन ने भी जो असद कैसर साहब हैं, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली, उन्हें भी नोटिस जारी करके 11 अगस्त को बुला लिया है। लाहौर में मियां महमूद रशीद को, कराची में इमरान इस्माइल और सीमा ज़िया को जो है वो FIA की जानिब से नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे नाज़रीन मैं जो चीज़ आप नाज़रीन के सामने बात वाज़ेह करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर ये डिक्लेरेशन हुकूमत जारी कर देती है और PTI की डेज़ोलेशन का रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है और वहाँ पर अगर मैं इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर ये डेज़ोलेशन का रेफरेंस PTI के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पॉजिटिव भी हो जाता है, अप्रूव भी हो जाता है, तो तब भी इमरान खान के लिए कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी। इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन से दूसरी सियासी जमात भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जो मोस्ट प्रॉबेबली जो है तहरीक-ए-इंसाफ़, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान हो सकती है, यानी PTII हो सकती है। और वैसे मुझे ये नज़र भी नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं लग रहा कि ये रेफरेंस अगर आता है सुप्रीम कोर्ट में तो कोई पॉजिटिव सुप्रीम कोर्ट से ये रेफरेंस साबित होगा। दूसरा नाज़रीन जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि चूँकि जो सालाना गोशवारे अपने पार्टी के अकाउंट्स के हवाले से इमरान खान ने जो जमा करवाए, उस सिलसिले में जो सर्टिफिकेट इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया था, वो पाँचों जो सर्टिफिकेट हैं इलेक्शन कमीशन ने गलत करार दिए हैं, झूठे करार दिए हैं। तो उन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर भी इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा और आर्टिकल 62-63 की डिस्क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। मुझे उस पर भी कोई शक व शुबा नहीं कि उस सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर मुझे इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही, चाहे ये रेफरेंस हुकूमत भेजे या हुकूमत ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ना भेजे। और तीसरा जो नाज़रीन मामला है ममनुआ फ़ंडिंग केस का, जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाया 2 अगस्त को और उसके बाद PTI को और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान को शोकास नोटिस जारी किया गया है कि आप वजाहत करें कि जो आपके प्रोविडेंट फ़ंड्स हैं, जो आपने वसूल किए हैं, रिसीव किए हैं, वो क्यों ना तमाम फ़ंड्स जो हैं वो भाग के सरकार ज़ब्त कर लिए जाएँ या फिर दूसरी सूरत में आप उन फ़ंड्स की जो है वजाहत इलेक्शन कमीशन में पेश करें। तो यहाँ पर भी अब इमरान खान को नाकामी का सामना करना पड़ा और ये साबित ना कर सके जो फ़ंड्स हैं वो प्रोविडेंट नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात दोबारा से इलेक्शन कमीशन की अदालत में प्रूव हो जाती है कि वो फ़ंड जो लिए गए हैं वो ममनुआ थे, तो वह तमाम फ़ंड जो है भाग के सरकार ज़ब्त हो जाएंगे। तो इन 3 मामलात के ऊपर तो मुझे PTI के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई मुश्किलात या मसाइल पैदा होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन नाज़रीन जो अलार्मिंग चीज़ है, जो मामला है PTI के लिए और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान के लिए, वो नाज़रीन वो रेफरेंस है जो तोशा खाने के मामले पर एक तो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से भेजा गया है और दूसरा PDM के कुछ रहनुमाओं की जानिब से, PDM की में जो सियासी जमातें शामिल हैं जिसमें मोहसिन शाह नवाज़ रांझा और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से जो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजा गया है, ये जो तोशा खाना का जो रेफरेंस है, ये मुझे
कुछ अलार्मिंग नज़र आ रहा है। क्यों इसमें मुझे पीटीआई के लिए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए मुश्किलात जो है वो नज़र आ रही हैं, मसाइल नज़र आ रहे हैं, तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये जो नाज़रीन तोशा खाना का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजा गया है, ये अपनी जगह पर बड़ी इसलिए अहमियत का हामिल है कि इस रेफरेंस के ऊपर इमरान खान की जो पार्लिमानी सियासत है वो भी डिपेंड करती है। और दूसरा ये है कि ये जो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया है, चाहे वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने भेजा है, चाहे वो पीडीएम में शामिल सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से भेजा गया है, इस पर नाज़रीन इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि 30 रोज़ के अंदर इस रेफरेंस का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। यानी फैसल वाडा का केस जो कि 2 साल तक इलेक्शन कमीशन में चलता रहा और 2 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा केस का फ़ैसला सुनाया, और ममनुआ फ़ंडिंग केस जो कि 8 साल तक इलेक्शन कमीशन में चलता रहा और 8 साल के बाद ममनुआ फ़ंडिंग केस का फ़ैसला आया। लेकिन ये जो नाज़रीन तोशा खाना का मामला है, ये ज़्यादा उस तरह से लंबा नहीं चलेगा, साल नहीं चलेगा, बल्कि इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इस रेफरेंस पर जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ भेजा गया है, जिसमें आर्टिकल 62-63 पर इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इस पर इलेक्शन कमीशन को 30 रोज़ के अंदर, हर हाल में 30 रोज़ के अंदर फ़ैसला करना है। इससे पहले आप नाज़रीन को याद होगा कि जो मुनव्वर अरकान थे कौमी असम्बली के पीटीआई के, उनके ख़िलाफ़ जो इमरान खान ने डिस्क्वालिफिकेशन का डी सीटिंग का रेफरेंस भेजा था, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने 30 रोज़ के अंदर फ़ैसला सुनाया था। और पंजाब असम्बली के पीटीआई के वो अरकान जिन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट डाला था पार्टी डायरेक्शन से हट के, पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वर्जी करते हुए, उस रेफरेंस पर भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से 30 रोज़ के अंदर फ़ैसला सुना दिया गया था। तो आज 7 अगस्त है और 4 अगस्त को ये रेफरेंस जो है वो भेजे गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है आइन और कानून के मुताबिक कि 30 सितंबर तक इस रेफरेंस का फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाए। अब इसमें अलार्मिंग बात क्या है इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए, वो बताने से पहले नाज़रीन मैं पनामा केस का जो फ़ैसला है वो आप नाज़रीन के खिदमत में पेश करना चाहूँगा। नाज़रीन पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने 2 जजेस ने पहले, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद शामिल थे, जो कि बाद में चीफ जस्टिस भी बने, उनकी जानिब से तो नवाज शरीफ को उनके बयानात पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन जो बाकी के 3 जजेस थे, जिसमें जस्टिस इजाज़ अफजल ख़ान, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन शामिल थे, इन 3 जजेस ने इस बुनियाद पर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था कि आपने 2013 के इलेक्शन में, जब आप उम्मीदवार थे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए, आपने जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए, उस नॉमिनेशन पेपर में जो तनख्वाह आपको अपने बेटे की कंपनी से मिलनी थी बीइंग ए चेयरमैन, वो तनख्वाह आपने अपने नॉमिनेशन पेपर में ज़ाहिर नहीं की। तो लिहाजा आप अपने जो असासे हैं नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हुए, वो असासे मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर करने में नाकाम हुए हैं और जाली डिक्लेरेशन और जाली नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत पार्लिमानी सियासत से ताहयात नाअहल करार दे देता। आल दो के जब ये फ़ैसला आया था, जिस कंपनी का नाम लिया गया कि उस कंपनी से नवाज शरीफ की तनख्वाह लेना बनती थी, वो कंपनी 2014 में क्लोज़ हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेशन पेपर में गलत बयानी करने पर नवाज शरीफ को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो नाअहल करार दे दिया। अब ये जो नाज़रीन रेफरेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ आया है, चाहे वो अपना स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ का है, चाहे वो MNAs का है जिनका ताल्लुक़ PDM की सियासी जमातों से है, इस रेफरेंस में नाज़रीन कहा गया है कि एक तो 2018-2019 के जो इमरान खान के गोशवारे हैं, उन गोशवारों में जो 14 करोड़ मालियत के तोशा खाना से इमरान खान ने तहाइफ हासिल किए, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान की वो घड़ी जिसकी मालियत 10 करोड़ से ज़्यादा थी, उन तहाइफ को अपने सालाना गोशवारों में इमरान खान ने ज़ाहिर नहीं किया। और ये भी कहा गया है कि ना सिर्फ 2018-2019 के गोशवारों में उन तहाइफ को ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि 2019 और 20 के एनुअल गोशवारों में भी इमरान खान ने उन तहाइफ और तोशा खाना के तहाइफ को बेच कर जो रकम हासिल हुई, उन्हें भी ज़ाहिर नहीं किया गया। और इन दोनों रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया है कि ये तहाइफ ज़ाहिर ना करके, इन तहाइफ से जो इमरान खान को आमदन हुई उसे कंसील करके, छुपा के, इमरान खान ने जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी जो शिक है 137 उसकी खिलाफ वर्जी की है और इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, तो इसलिए उन्हें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो डिस्क्वालीफाई करार दिया जाए। और रेफरेंस में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि ये तहाइफ इमरान खान ने तोशा खाना से हासिल किए, उससे जो उन्होंने रकम हासिल की उन तहाइफ को मार्केट में फ़रोख्त करके, उन तमाम तहाइफ को इमरान खान ने अपने 2020 और 21 के गोशवारों में उस वक्त ज़ाहिर किया जब तोशा खाना के तहाइफ का स्कैंडल जो है मीडिया पर आ चुका था, मंजरेआम पे आ चुका था, पब्लिक हो चुका था।
अब इलेक्शन कमीशन ने, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका फ़ैसला जो है वो 30 रोज़ के अंदर करना है। और अब इलेक्शन कमीशन के सामने जो पहली बात होगी वो यही होगी कि जो पैरामीटर्स पनामा केस में नवाज शरीफ के फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिए हैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर ही, क्योंकि वही 5 रुकनी बेंच का आखिरी फ़ैसला है, उन पैरामीटर्स के ऊपर ही इमरान खान के इस केस का, तोशाखाना के इस रेफरेंस का जायज़ा लिया जाए कि इमरान खान ने जो अपने तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए, तहाइफ से जो आमदन इमरान खान को हासिल हुई, उस पर इमरान खान पर आर्टिकल 62-63 का इतला किया जाए। ये रेफरेंस के अंदर इल्ज़ाम लगाया गया है। मैं खुद से कोई बात आप नाज़रीन तक नहीं पहुँचा रहा, ये फैक्चुअल नरेशन मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इलेक्शन कमीशन के सामने जो सवाल होगा वो ये होगा कि जब नवाज शरीफ ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए तब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, बल्कि कौमी असम्बली की एक नशिस्त के वो उम्मीदवार थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपने वो तनख्वाह ज़ाहिर नहीं की तो लिहाजा आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। वो कंपनी भी बंद हो चुकी थी। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने जब ये तहाइफ अपने गोशवारों में, सालाना गोशवारों में, रिटर्न में ज़ाहिर नहीं किए जो इलेक्शन कमीशन में हर साल हर रुकने असम्बली को जमा करवाने होते हैं, और ये उस वक्त कंसीलमेंट की गई इमरान खान की तरफ से, और इमरान खान ने ख़ुद एक स्टेटमेंट दिया कि मेरे तहाइफ मेरी मर्ज़ी कि मैं उन्हें बेचूँ या अपने पास रखूँ। और ये इमरान खान की ठीक है, अपनी मर्ज़ी हो सकती है कि उन्हें बेच दें या अपने पास रखें, लेकिन एनुअल गोशवारों में जो एक रिक्वायरमेंट है उन तहाइफ को, उन तहाइफ से हासिल होने वाली रकम को इमरान खान को ज़ाहिर करना चाहिए था, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल तकाजा था। अब इलेक्शन कमीशन के सामने ये सवाल भी होगा कि इमरान खान ने अपने 2 साल तो असासे छुपाए और तीसरे साल उन तहाइफ से मिलने वाली रकम को अपने गोशवारों में ज़ाहिर कर दिया, तो क्या उसके बाद इमरान खान की डिस्क्वालिफ़िकेशन बनती है, नहीं बनती? क्या पनामा केस का इतलाक़ होता है, नहीं होता? तो ये सारी सूरत हाल जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी थी। अब देखते हैं कि 18 अगस्त को इलेक्शन कमीशन का फुल कोर्ट जो है इस रेफरेंस के ऊपर, जो कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने भेजा है, इस पर समाअत करने जा रहा है, और उस पर ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान से जवाब मांगा जाएगा। और 23 अगस्त को जो ममनुआ फंडिंग केस का मामला है, जिसमें शोकास नोटिस जारी किया गया कि क्यों ना वो जो आपने ममनुआ फंडिंग ली है उसे बहके सरकार ज़ब्त कर लिया जाए, तो उस केस की भी समाअत होने वाली है। और जो मोहसिन शाहनवाज़ रांझा ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया है, उस पर 24 अगस्त को समाअत होने जा रही है। तो ये जो आज के रोज़ से लेके अगले जो 3 सितंबर तक के रोज़ हैं वो बड़े क्रूशल हैं। उसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है जिससे इमरान खान के लिए, PTI के लिए कोई मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकती हैं। लेकिन मैंने आपके साथ हक़ाइक़ शेयर किए हैं और एक पॉसिबिलिटी आप नाज़रीन के सामने रखी है। फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, मैंने नहीं करना, लेकिन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, बल्कि हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।